अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे, पटना टोल टैक्स से आगे बढ़ते हुए, और बहुत सारी गाड़ियाँ और ये खूबसूरत सा सनसेट। ठंडी का मौसम है, थोड़ी देर में ही बहुत जल्दी शाम ढल जाएगी, रात का समय हो जाएगा। हालांकि मेरे पास फॉग लाइट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सूरज की रोशनी में ही घर पहुँच जाऊँ। ये जो ऐसे मैं नाइट ड्राइव नहीं करता हूँ, क्योंकि नाइट ड्राइव मुझे इतनी पसंद नहीं है। आप सुबह जल्दी उठे, सुबह की ताज़ी ताज़ी हवाओं में बाइक चलाने का आनंद है, फिर बीच रास्ते में जो चाय और नाश्ते का है वो अलग ही होता है। तो इसमें एक बार मुझे अपना माइक चेक करना है कि क्या मेरा वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं। तो आगे कहीं रुकते हैं 3 मिनट के लिए और चेक करेंगे। ये है वाटर पार्क छपाक। लगता है काफ़ी दिनों से बंद है। कोविड ने काफ़ी बिजनेसों को प्रभावित किया है, और जो लोगों ने 2-3 साल पहले कोई लंबी इन्वेस्टमेंट की है या कोई नया इस तरह का सेटअप किया है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि ये पिछले 2.5 साल जिस तरह से कोरोना ने हर चीज़ों को रोक दिया, मानो पूरा देश एक समय के लिए ठहर सा गया था, रुक सा गया था। अब धीरे धीरे अपनी पटरी पे लौटता हुआ इस महामारी ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है। जिस तरह से प्रकृति साफ हुई, ये भी समझना होगा कि हम मनुष्यों ने प्रकृति के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ किया है। वो छेड़छाड़ हमें बहुत भारी पड़ रही है। जिस देश में, किसी राज्य में अगर हवा की क्वालिटी के कारण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए, तो ये एक पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है। शुक्र है हम बिहार में हैं, और यहाँ पे अभी हालांकि पटना शहर की भी हवा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पटना उन शहरों में से है जिसका सरकार ने क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाया हुआ है। हालांकि नीतिगत फैसलों की बात करें तो अपने यहाँ बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं, ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन जब उसके ज़मीनी स्तर की इम्प्लीमेंटेशन यानी उसके नियमों के पालन की बात की जाए, तो उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और आने वाले समय में पर्यावरण, मुझे उम्मीद है पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हमारे ना केवल चुनावी मुद्दे होंगे, बल्कि समाज में भी उनके प्रति प्रमुखता से आवाज़ उठाई जाएगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने उनको पहले भी बताया था, और जो भी नए सब्सक्राइबर हो रहे हैं उन सभी को बताऊं, इस मोटो ब्लॉगिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ नज़ारे देखें। और ये मेरे मोटो ब्लॉगिंग का एक और भी उद्देश्य है कि मैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करूं। ये बात सही है कि मेरी बाइक खुद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन मैं अपने तमाम चैनलों को बताना चाहूँगा, मेरे चैनल के जो भी दर्शक हैं या जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा कार्बन फुटप्रिंट यानी मेरा कार्बन का जो फुटप्रिंट है, कंजम्पशन है, वो काफ़ी कम है। और वो कैसे है, कहीं मैं सोलर एनर्जी यूज़ करता हूँ, कहीं पे मेरे पास नो प्लास्टिक कैंपेन की तरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उनको यूज करता हूँ। यानी मैंने अपने लाइफस्टाइल में पूरी कोशिश की है कि मैं लो कार्बन फुटप्रिंट रखूँ। तभी मैं उस पर भी आपको विस्तार से बताऊँगा। और मेरा यही प्रयास है कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर जो हो रहे हैं उसके प्रति आप लोगों को कुछ एविडेंस दे जाऊँ, कुछ दिखाऊं कि सच में जो हो रहा है, जिसे आप मान के चल रहे कि मौसम ख़राब हो गया, वो मौसम ख़राब क्यों हुआ है वो हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि इन ट्रकों की ही बात की जाए
तो आप पहाड़ों पर या ऐसे कहीं भी कोई एक बैटरी व्हीकल पे ये नहीं उम्मीद कर सकते कि 1000 टन या ये जो इन पे सामान लदा है वो कोई बैटरी का वाहन ले जाएगा। अभी बैटरी की जो शक्तियाँ हैं या जो बैटरी के AH पावर हैं उनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो उतना नहीं है, इसीलिए अभी भी डीजल इंजन इतने यूज हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोलर एनर्जी यानी सोलर PV, सोलर थर्मल, और हमारे देश भारत में तो इसमें गजब की क्रांति लाई है। बड़े एक समय में 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट था उसके बारे में लोग नहीं सोचते थे। आज कई हज़ार मेगावाट के सोलर पावर प्लांट पूरे इंडिया में हैं और उनसे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से होते हुए, ग्रिड से होते हुए हम लोगों के घर में आ रही है। तो जो कार्बन रिडक्शन के लिए जो भारत ने किया है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, लेकिन हमें और भी करने की ज़रूरत है। एक मोटो ब्लॉगर से ऐसी बातें कभी कभी हो सकता है आपको लगती होगी कि ये दार्शनिक बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊं, क्योंकि पिछले 3 सालों में मैं बहुत ही जगह घूमा हूं। अनफॉर्चुनेटली कहिए या मेरी नासमझी कहे कि मैंने कभी मोटो ब्लॉगिंग की तरफ सोचा ही नहीं था। तो मोटरसाइकिल से मैं बहुत ही दूर दूर गया, लोगों को देखा, उनके सक्सेस स्टोरीज को देखा, लेकिन कभी उनका इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कहिए या ब्लॉग बनाने का विचार नहीं आया। वो तो रिसेंट सिक्किम राइड में मुझे जो प्यार मिला, जो लोगों ने मुझे सम्मान दिया और जो लोगों ने मुझसे कहा भी, तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं, लेट्स डू इट। ये सीधा रास्ता आगे बख्तियारपुर होते हुए फिर उधर से मुड़ता और ये इधर से दनियामा और इधर फतुआ। ये रही फतवा पुलिस। अगर फतवा पुलिस है, क्या जाम की स्थिति है। थोड़ा रुकते हैं, अपने मोबाइल इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं, फिर आगे देखूँगा। तो खूबसूरत सा सनसेट, निकलते हैं आगे। ऑडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। और सच बोलूँ तो जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब मुझे समझ में आया कि एक ब्लॉग बनाना कितना कठिन काम है। अब विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे लिए तो ये एकदम एक बार लगा कि नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं। लेकिन जो मेरे साथी हैं, चाहे वो अभिषेक, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे ब्लॉगिंग के ABCD उन्हीं को जाता है, उन्होंने ही सारी चीज़ें सिखाई, सेटअप करने को बताया कि भैया, क्योंकि एक तो इसमें फ्रेम रेट और इसका भी बड़ा इशू होता है, दूसरा कौन सी डिवाइस कब हैंग कर जाती है। ये GoPro में भी मैंने देखा है कि इवन दो ये एक बहुत ही प्रूवन कैमरा है, लेकिन कभी कभी ये हैंग कर जाता है। और ये है सनसेट। कुछ नज़ारे तराई में भी बड़े अच्छे होते हैं, चारों तरफ धान, पकी हुई धान, और ये सूर्य देवता अस्त होते हैं। और ये बात ही तो बिहार की अलग है। दुनिया उगते हुए सूरज को भी ही प्रणाम करती है, लेकिन एक बिहार में हर तरह के उसने जिसने दिन भर हमें संरक्षण दिया, एक ऊर्जा दी, उसको समापन में उसके अस्तल होने पे भी, उनके अस्त होने पे भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और वो जब अगले दिन पुनः उम्मीद की किरण लेके आते हैं तब भी उनको धन्यवाद देते हैं। जीवन के सोच के प्रति एक अद्भुत संदेश जाता है, और शायद इसीलिए। और ये चली रेल हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। चलो बाय। छठ से लौटते हुए हमारे भाई बंधु, किसी को एग्ज़ाम, किसी को नौकरी, किसी को बेहतर जीवन की तलाश अपने गांव से, अपने देश से, अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर ले जाती है। अक्सर कहीं इंस्टाग्राम में
कुछ रील्स वायरल होते हैं यूट्यूब पे, वो शॉर्ट्स वायरल होते हैं कि एक घर बनाने के खातिर मैं अपना घर छोड़ आया। और ये बात बड़ी पिंच भी करती है और बड़ा हृदय को छू भी जाती है। और प्लीज़ दनियावा जाम मत मिलना यार, ले लगता है तुम जाम मिलोगे। सुबह भी जाम थे, अभी भी जाम रहोगे। सुबह तो यहाँ इतने मतलब 1 घंटे मुझे जाम में खड़ा रहना पड़ा, और अभी भी कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। जो हालात हैं उससे तो यही पता लग रहा है कि गाड़ी आगे खींचनी ही पड़ेगी। और ये ट्रक वाले भैया जाएंगे कहाँ से? कोई जीत गया है, इसी खुशी में पटाखे फूट रहे हैं। देखते हैं। पंचायती चुनाव का रिजल्ट आ गया है, भाई जीत गए हैं। इसी खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं। तो देखते हैं। और ये अपना जाम, ओके, ये जाम का कारण ये भी था कि अभी एक ट्रेन निकली है यहाँ से, इसीलिए फिर से जाम में फंस गए हम। आगे रेलवे फाटक है, तो अभी जो रेलगाड़ी गुजरी थी तो उसके लिए फाटक बंद हुआ होगा। और ये ट्रैफिक का पूरा हाल, चारों तरफ जाम ही जाम। और ये इस रूट की सबसे बड़ी खामी है, ये ओवरब्रिज बनना है यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है तो ज़्यादातर ट्रक इधर से घुस जाते हैं। और रोड बीच में सिर्फ 1 ही 2 किलोमीटर ख़राब है, बाकी रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो अब ये देखना है, ये चलो भैया, दोनों तरफ से डीजे का आनंद लीजिए। अच्छा, चुनाव प्रचार का ये भी अच्छा तरीका है। अच्छा, जीत गए हैं भैया, इसीलिए पूरी भीड़ है। ये समर्थकों का भी जोश अलग होता है, और चुनाव की तो बात ही अलग होती है। तो ये विजय जीतने के बाद, और जिसको देखिए जीतने की खुशी, और ये उसको लग रहा है कि वो रॉन्ग साइड ओवरटेक करके पहले निकल जाएगा। उसको नहीं पता कि भाई मेरे आगे स्पीड ब्रेकर और क्रॉसिंग पे दुनिया भर की ट्रैफिक तुमसे पहले ही समझदार खड़ी है। तुम रॉन्ग साइड में ओवरटेक करके आ रहे हो, सोच रहे हो मैं पहले निकल जाऊँ। बहुत ड्राइविंग लाइसेंस ले लेने से आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो जाते। आपको ड्राइविंग के साथ साथ सिविक सेंस भी होना चाहिए। तो एक खूबसूरत सा चांद
इधर आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ से अभी 38 किलोमीटर मुझे और चलना है। सुबह तो ये रोड सूखी भी थी, लगता है डस्ट ज़्यादा ना उड़े तो पानी का छिड़काव किया गया। ओके, हो सकता है। हरिनगर एक तरफ, सुंदर धान के खेत।